हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सांस्कृतिक परिवर्तन फर्स्ट कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स डीएससी 6 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप डीओ सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर की कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट नाम की इम्पोर्टेंट किताब के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 4 नई दुनिया की विजय के बारे में। तो स्टूडेंट, आज हम निकल रहे हैं 15वीं और 16वीं शताब्दी की एक रोमांचक यात्रा पर, जब यूरोपियों ने नई दुनिया की खोज की और उसकी विजय की। तो यही हमारा वह दौर है जिसने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया को पूरे यूरोप से जोड़ा और पूरी दुनिया की किस्मत ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई दुनिया की कहानी। इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं नई दुनिया, अमेरिका महाद्वीप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका। तो स्टूडेंट, नई दुनिया यानी कि न्यू वर्ल्ड, इससे आशय हमारा यही है कि अमेरिका महाद्वीप जो कि हमारा उत्तर और दक्षिण अमेरिका है। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपियों स्पेन, पुर्तगाल, बाद में इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड ने यहाँ उपनिवेश बनाई। तो जो 15वीं और 16वीं शताब्दी थी उसमें स्पेन और पुर्तगाल सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे। उसके बाद में इंग्लैंड, फ्रांस और जो नीदरलैंड थे वे भी इस दौड़ में शामिल हो गए थे। तो इन यूरोपीय शक्तियों के तीन मुख्य लक्ष्य थे, या आप तीन मुख्य कारण भी बोल सकते हैं। पहला हमारा सोना, चांदी और मसालों की खोज, दूसरा नए व्यापारिक मार्ग और थर्ड हमारा आता है धर्म प्रचार और साम्राज्य विस्तार। तो इन सभी का परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ यूरोप समृद्ध हुआ, लेकिन अमेरिका की मूल जनजातियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। तो यूरोप तो समृद्ध हो गया, लेकिन जो अमेरिका के मूल निवासी थे उन पर इसका बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ा। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नई दुनिया की विजय को लेकर। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले पश्चिमी यूरोप का विदेशी विस्तार के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पश्चिमी यूरोप का विदेशी विस्तार। पुर्तगाल और स्पेन ने सबसे पहले समुद्री यात्रा की। तो स्टूडेंट, 15वीं शताब्दी में जो पुर्तगाल और स्पेन थे उन्होंने सबसे पहले वे समुद्री यात्राओं पर निकले। इसके बाद में इंग्लैंड, फ्रांस और डच भी जुड़े। तो उन्होंने नए नए समुद्री मार्ग खोजे और अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका तक भी वे पहुंच गए। इसी के बाद ही जल्दी इंग्लैंड और फ्रांस जो थे वे भी इस दौड़ में शामिल हो गए थे और यहीं से उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई थी। तो उपनिवेशवाद का दौर शुरू हुआ। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका को यूरोपीय शक्तियों ने कब्जा किया। तो जो एशिया, अफ्रीका और अमेरिका थे इन सब पर यूरोपीय शक्तियों ने कब्जा करना शुरू किया। या मानो पूरी दुनिया पर यूरोप पर शिकंजा कसने की एक शुरुआत की गई। तो यही था हमारा नई दुनिया की विजय का पश्चिमी यूरोप का विदेशी विस्तार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यात्राओं के लिए स्पष्टीकरण। तो अब हम बात कर लेते हैं यात्राओं के कारण या यात्राओं के लिए स्पष्टीकरण। तो अब सवाल है, आखिर क्यों निकले यूरोपियन इतनी लंबी और खतरनाक यात्राओं पर? तो इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रौद्योगिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक कारण। एशियाई मसाले, सोना चांदी पाने की इच्छा। तो जो एशिया के मसाले थे वे सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध मसाले थे। तो एशिया के मसाले, सोना और चांदी पाने की लालसा में इन सभी ने यात्रा शुरू करी। ये तो हमारे आर्थिक कारण हो गए। उसके बाद आता है हमारे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में राज्यों का साम्राज्य विस्तार। जो राजा और शासक था वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे। थर्ड आते हैं हमारे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में ईसाई धर्म का प्रसार आता है। तो ईसाई धर्म का प्रचार और लोगों को चर्च से जोड़ना, ये हमारे धार्मिक कारण थे।
फोर्थ हमारा प्रौद्योगिकीकरण आया, जिसमें नए जहाज, कंपास, खगोल विज्ञान और नक्शानवीसी में प्रगति। तो नए जहाज, कंपास, खगोल विज्ञान और नक्शों में प्रगति ने यात्राओं को आसान बना दिया था। यानी कि व्यापार, सत्ता, धर्म और तकनीक, ये चारों मिलकर ही यूरोप को समुद्र की लहरों पर धकेल रहे थे। तो यही था हमारा यात्राओं के लिए स्पष्टीकरण या यात्राओं के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है खोज की यात्राओं का समय। तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्कवरी यानी कि खोज की यात्राओं के बारे में। तो अब हम आते हैं उन खोज यात्राओं पर जिन्होंने इतिहास का नक्शा बदल दिया। तो इसमें हमारा जो सबसे पहले नाम आता है वो हमारा आता है क्रिस्टोफर कोलंबस का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस जी है, जो कि 1492 में बात है जब वो एशिया की ओर जा रहे थे, तब संयोग से वे अमेरिका पहुंच गए। वास्को दी गामा 1498 में भारत कालीघाट पहुंचा। तो समुद्र के रास्ते भारत कालीघाट पहुंचा हमारा वास्को दी गामा, और उन्हें व्यापार का नया युग भी शुरू किया। मैगेलन 1519 से 22 विश्व परिक्रमा। तो जो हमारे फर्डिनांड मैगलेन थे, उनने 1519 से 1522 के बीच में पहली बार पृथ्वी का चक्कर लगाया, और यह साबित करते हुए चक्कर लगाया कि ये जो धरती है ये गोल है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नाम आता है वो हमारा आता है हॉर्नेन कोर्टेस का। ये कि हमारे मैक्सिको पर कब्जा। तो जो हॉर्नेन काउंटीस थे उन्होंने मैक्सिको में एजटेक साम्राज्य पर कब्जा किया। थर्ड हमारे आते हैं फ्रांसिस्को पिजारो, पेरो पर कब्जा। तो जो फेरो में इनका साम्राज्य था उसको तहस नहस कर दिया हमारे फ्रांसिस्को पिजारो ने। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे फ्रांसिस्को पिजारो है, इन्होंने ही पेरू पर कब्जा किया और जो इनका साम्राज्य था उसको तहस नहस कर दिया था। तो ये यात्री केवल खोजी नहीं थे, बल्कि ये थे विजयकर्ता, जिन्होंने नई दुनिया की यूरोप को मिट्टी में कर लिया था। तो यही थे हमारे खोज की यात्राओं का समय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विजेताओं ने सोने के लिए नई दुनिया को लूटा। तो अब हमारे पास टॉपिक आता है जो विजेताएं थे उन्होंने नई दुनिया के लिए जो सोना था, सोने के लिए नई दुनिया को लूटा था। तो स्पेनिश विजेता ने अमेरिका की सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। जो हमारे स्पेनिश विजेता थे उन्होंने अमेरिका की कुछ सभ्यताओं जैसे कि एजटेक, इनका, माया, इन सभी को नष्ट कर दिया था। इसी के साथ साथ सोना, चांदी और जमीन पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, और मूल निवासियों पर जबरन श्रम में लगाया गया। तो जो वहाँ के मूल निवासी होते थे उन पर जबरन श्रम लगाया गया, उनसे फोर्स लेबर काम कराया गया। इससे यूरोप की जो संपत्ति है और ताकत है, उससे यूरोप की संपत्ति और ताकत दोनों को ही बढ़ावा मिला, दोनों ही बढ़ी। तो यही था हमारा विजेताओं ने सोने के लिए नई दुनिया को लौटा, ये सभी रीजन थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पितृसत्ता और वाणिज्यवाद का। तो अब हम बात कर लेते हैं पितृसत्ता और वाणिज्यवाद के बारे में। तो उपनिवेशों का शोषण मार्टिनेटिज्म की नीति पर आधारित था। तो सबसे पहले उपनिवेश में देखेंगे कच्चा माल जैसे कि सोना, मसाले, कपास, चीनी, ये सभी यूरोप जाने लगे। यूरोप से तैयार माल आने लगा, हथियार, कपड़े, जो कि हमारे उपनिवेशों में बेचे गए। और ये जो प्रक्रिया थी इसने पूंजीवाद को जन्म दिया। यानी कि आप समझिए जैसे कि ए राज्य हमारा भारत है, बी राज्य हमारा यूरोप है। तो आप ये मान के चलिए ए राज्य हमारा एक ए देश हमारा भारत है, बी देश हमारा यूरोप है। तो जो कच्चा माल होता था जैसे कि सोना हो गया, मसाले हो गए, कपास हो गए, चीनी हो गए, ये सभी भारत से यूरोप ले जाए जाते थे, और ये बहुत ही सस्ते दामों पर यहाँ भारत से यूरोप ले जाते थे। फिर यूरोप में इनको तैयार किया जाता था, जैसे कि जो सोना हो गया उससे हथियार बनाए गए, हथियारों में उनका उपयोग किया, कपास हो गया उससे कपड़े बनाए गए, ये हमारे यूरोप में बनाए गए। फिर वापस यूरोप से जो तैयार माल था जैसे कपड़े हो गया, हथियार हो गया, ये भारत में बेचे गए उच्च दामों पे। तो इसी प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया थी इसने पूंजीवाद को जन्म दिया। तो साथ ही पितृसत्ता भी मजबूत हुई, जो पितृसत्ता थी वो भी मजबूत हुई। यानी कि महिलाओं और मूल निवासी दोहरे शोषण का शिकार बने हुए थे इस समय। तो यही था हमारा पितृसत्ता और वाणिज्यवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उच्च मानव लागत। तो अब हम बात कर लेते हैं उच्च मानव लागत की। तो अमेरिका की मूल जनसंख्या युद्ध, बीमारियों और जबरन श्रम से नष्ट हो गई। तो जो अमेरिका की मूल जनसंख्या थी, जो इंडियंस थे अमेरिका के, वे युद्ध में, बीमारियों में और जो जबरन श्रम था उनमें उनकी जो मूल जनसंख्या थी वो बहुत ही कम हो गई थी। करोड़ों लोग मारे गए थे। अफ्रीका से गुलामों को जबरन लाकर अमेरिका में लगाया गया, जिसे हम ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड भी कहते हैं। सांस्कृतिक विनाश हुए जिसमें स्थानीय भाषा, परंपरा और धर्म भी दबा दिए गए। तो यही थे हमारे उच्च मानव लागत।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा छोटा सा सारांश आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। सारांश में हम देखेंगे नई दुनिया की विजय जो थी उसने यूरोप को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाया। तो उसने यूरोप को आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाया। अमेरिका और अफ्रीका को गरीबी, गुलामी और विनाश मिला। तो जो अमेरिका और अफ्रीका थे उसको गुलामी, शोषण और बीमारियों के बोझ तले दबा दिया गया और यह काल वैश्वीकरण की शुरुआत माना जा सकता है। तो ये जो काल था इसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया, जिसे हम आज वैश्वीकरण की शुरुआत भी कहते हैं। भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर गहरा असर पड़ा। यानी कि जो यूरोप था उसके लिए यह एक सुनहरा युग था, लेकिन अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके लिए यह एक त्रासदी और विनाश की कहानी भी मानी जाती है। तो स्टूडेंट, क्या थी नई दुनिया की विजय की कहानी? एक ऐसी कहानी जिसमें कि समृद्ध और विनाश दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ही हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारा टोटल एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ ही हमारे कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन ईयरली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 4 ही यूनिट थी, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। तो यही था हमारा कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन ईयरली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यही थे। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।